शरद पवार राजनीति में कैसे आए? अपने बड़े भाई को शरद पवार ने कैसे चुनाव हरवाया था? शरद की मां नहीं चाहती थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें। ये वो बातें हैं जो बड़े राज के तौर पर अब दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, अपने बारे में कुछ ऐसी अनसुनी अनजानी बातें लिख रहे थे, तो शरद पवार ने इन महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया है। अजीत पवार को लेकर उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए थे, ये मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया है। लेकिन कई और बातें हैं जो उनकी किताब में बहुत दिलचस्प पहलू उनकी ज़िंदगी के पेश करती हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इससे आपको शरद पवार की राजनीति, उनका तौर तरीका, परिवार की क्या स्थिति रही, वो भी समझ में आएगी। शरद पवार ने अपनी किताब में इन तमाम सवालों के खुलासे किए हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने अपनी किताब में कई बड़े राज खोले हैं जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। 2 मई को जैसे ही महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया या इस्तीफे का ऐलान कर दिया, सबको चौंका दिया, तब एनसीपी नेताओं ने शरद पवार को फैसला वापस लेने के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही ये सवाल भी बना हुआ है कि शरद पवार के बाद एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते समय अपने बयान में शरद पवार ने कहा, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता। ये नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करने का समय है। शरद पवार को अपनी मां से राजनीति विरासत में मिली थी, कम लोग जानते हैं। ऐसा लगता है कि शरद पवार जो है वो राजनीति में खुद आए, लेकिन राजनीति की एक हल्की झलक उनको अपनी मां से भी मिल गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि शरद पवार को राजनीति में अपनी मां शारदा बाई जो हैं वो लेकर आई, या उनसे विरासत में ये बात मिली है उनको। शरद ने 2017 में भी अपने संस्मरणों की किताब अपनी शर्तों पर में राजनीति में आने, गलती से एक सभासद को किडनैप कर लेने और सगे भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जैसे किस्से बताए। शरद पवार को कांग्रेस में नहीं जाने देना चाहती थी उनकी मां। शरद पवार ने किताब में बताया कि 1938 में कांग्रेस के कहने पर शारदाबाई ने पुणे लोकल बोर्ड में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा था। 9 जुलाई 1938 को वो निर्विरोध चुनी गई थी। इसके बाद 14 साल तक इसी सीट से जीतती रही। उन्होंने पुणे लोकल बोर्ड में पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्कर्स, बजट, पंचायत कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी की जिम्मेदारियां निभाई थी। तो आप समझ लीजिए कि उनकी मां जो थी वो भी एक मंजी हुई राजनेता थी। हालांकि शरद पवार उस राजनीति को बहुत बड़े स्तर पर ले गए। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री बने, केंद्र के स्तर पर केंद्रीय मंत्री बने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की दौड़ में भी वो बहुत आगे हो गए थे। शरद पवार बताते हैं कि मेरी मां और अन्य कांग्रेसी नेता जैसे शंकर राव मोरे, केशव राव जेधे, तुलसीदास यादव, काका साहेब वाघ को लगने लगा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र के किसानों और मजदूरों के हकों को लेकर सीरियस नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर 1947 के आखिर में मजदूर किसान पार्टी यानी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी PWP बना ली। शरद की मां कांग्रेस में रहते हुए भी वामपंथी विचारधारा को मानती थी। शुरू में शरद पवार भी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे, लेकिन उसमें डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर उनके मन में हमेशा शक बना रहता था। शरद पवार ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला मां को बताया तो वो राजी नहीं थी। दोनों के बीच कई घंटों तक इस पर बहस होती रही। मां शारदा ने शरद को कांग्रेस में न जाने के लिए मजबूत तर्क दिए, लेकिन शरद अड़े रहे। आखिर मां को शरद की बात माननी पड़ी। शरद कांग्रेस नेता YB चौहान, यशवंतराव चौहान के बारे में आप जानते हैं, और जवाहरलाल नेहरू को आदर्श मानते थे। 1958 में उन्होंने पुणे के कांग्रेस भवन में पार्टी ज्वाइन की। इसी दौरान वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाऊ साहेब शिराले और राम भाऊ तेलंग के संपर्क में आए। ये दोनों उनके राजनीतिक गुरु बने। कांग्रेस से जुड़ने के बाद शरद पहली बार 1967 में विधानसभा का चुनाव जीते और महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बने। वो 14 बार चुनाव जीत चुके हैं। बड़े भाई वसंत राव के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार उन्होंने किया था। शरद का पूरा परिवार पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया PWP से जुड़ा था। 1940-50 के दशक में ये पार्टी वामपंथी राजनीति शक्ति के तौर पर देखी जाती थी। शरद के बड़े भाई वसंत राव PWP पार्टी के एक्टिव मेंबर थे और उन्होंने 1960 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त महाराष्ट्र समिति के टिकट पर बारामती से चुनाव लड़ा था। 2 साल तक पुणे में यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी रहते हुए शरद को पश्चिम महाराष्ट्र की युवा विंग का सचिव बना दिया गया। 1960 में कांग्रेसी नेता केशवराव जेधे का निधन हुआ और बारामती लोकसभा सीट पर मध्यावधि चुनाव हुआ। PWP ने शरद के बड़े भाई वसंत राव को टिकट दिया। उन्हें शरद के परिवार के करीबी SM जोशी, आचार्य अत्रे और उद्धव राव पाटिल जैसे नेताओं का समर्थन भी मिला। YB चौहान CM थे और कांग्रेस ने बारामती सीट का चुनाव अपनी साख का मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने केशव राव के बेटे गुलाब राव जेधे को उम्मीदवार घोषित किया। शरद अपनी किताब में बताते हैं कि मेरा भाई कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार था। हर कोई सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। बड़ी मुश्किल स्थिति थी। भाई वसंत राव ने मेरी परेशानी समझ ली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्पित हो, मेरे खिलाफ प्रचार करने में संकोच मत करो।
इसके बाद मैंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जान लगा दी और गुलाब राव जेधे की जीत हुई थी। तो एक बड़ा किस्सा है जो बताता है कि कैसे अपने भाई को हराने के लिए चुनाव प्रचार करते हुए शरद पवार दिखाई दिए थे। राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो ये बताता, और उनके बड़े भाई ने बताया था, हमने राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का भी उदाहरण देखा है। तो राजनीति में कोई इसलिए दुश्मन नहीं हो जाता क्योंकि वो विपरीत विचारधारा का है। हाँ, विचारधाराओं का टकराव चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। वहाँ पर आप जब अपोजिट में होते हैं तो आप अपने सगे संबंधियों के खिलाफ भी प्रचार करते दिखाई देते हैं यदि आप किसी विभिन्न विचारधारा के हैं। तो यही शरद पवार के साथ हुआ। एक बार फिर समय का पहिया घूमा है। हालांकि अजीत पवार शरद पवार के साथ ही हैं, लेकिन अजीत पवार की सोच कुछ आगे की सोच है। वो बीजेपी के साथ जाने को लेकर इच्छुक रहे हैं, ये उन्होंने पहले भी साफ कर दिया। शरद पवार ने अपनी किताब में इस बात का भी खुलासा किया है कि अजीत पवार जब बीजेपी के साथ चले गए थे तो उन्होंने विधायकों को ये कहा था कि शरद पवार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, जबकि ऐसा था नहीं। उन्होंने जब विधायकों को इस बारे में बताया कि मैंने ऐसा नहीं कहा है तो सारे विधायक वापस लौट आए थे। शरद पवार का ये खुलासा भी बताता है कि अजीत पवार पार्टी में रहते हुए अपने निर्णय लगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी की कमान को अब वो संभालें। उनकी हर बात से शरद पवार का विरोध है, ऐसा भी नहीं। शरद पवार ने खुद कहा कि कांग्रेस की जो शर्तें थे उससे वो भी निराश हुए थे, कि उनको भी झल्लाहट और गुस्सा आने लगा था। अजीत पवार ने लिहाजा ये फैसला ले लिया था, बड़ा फैसला था। कुल मिलाकर आज एक बार फिर समय आ गया है जब परिवार की ये सियासत तो चल रही है, परिवार के पास अभी पार्टी की कमान है, लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार और शरद पवार के बीच में एक ताकत का संतुलन भी देखा जा रहा है। एनसीपी में क्या दो धड़े हो चुके हैं, शरद पवार अपने धड़े को या एनसीपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीपी में अब भी अपने वर्चस्व और अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, आने वाला समय बताएगा एनसीपी का नया प्रमुख कौन होगा। क्या शरद पवार दोबारा अध्यक्ष के तौर पर ही देखे जाएंगे या शरद पवार ही कंटिन्यू करेंगे या अजीत पवार को अध्यक्ष बना देंगे। जैसा अजीत पवार का कहना है कि अब दबाव नहीं बनाना चाहिए, उन्होंने एक निर्णय लिया है, जो भी अध्यक्ष होगा उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगा। कुल मिलाकर एनसीपी की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प हैं वो किस्से जिनका खुलासा शरद पवार ने अपनी किताब में किया है। शरद पवार अपनी पार्टी में चित हो जाएं, शरद पवार भावुक हो जाएं, शरद पवार पर कोई राजनीति रणनीति हावी हो जाए, कोई नहीं मानेगा। शरद पवार भारतीय राजनीति के महाचाणक्य यूं ही नहीं कहे जाते हैं। अपनी पार्टी नहीं, किसी दूसरी पार्टी को भी जरूरत पड़ी तो शरद पवार के ही दर पर पहुंचे, क्योंकि शरद पवार की रणनीतियां नायाब होती हैं। शरद पवार एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने राज्य की यानी महाराष्ट्र की सियासत से लेकर केंद्र तक की सियासत में अपना दखल रखा है। शरद पवार अब भी एक्टिव है और शरद पवार अब भी कुछ सोच रहे हैं। दरअसल शरद पवार का अचानक से इस्तीफा देना एक खास किताब के विमोचन में, जिसमें अजीत पवार को लेकर कुछ बड़े खुलासे भी हैं, क्यों 2019 में वो बीजेपी के साथ चले गए थे, कैसे बीजेपी के साथ जाकर अजीत पवार ने सरकार बना ली थी, जैसी बातों का खुलासा करना, शरद पवार के नाम का इस्तेमाल उन्होंने किया था, ये सारी बातें उस किताब में लिखी गई हैं। इस किताब के विमोचन के समय पर शरद पवार अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की बात कह देते हैं। कुछ लोग रोते भी दिखाई देते हैं, कुछ लोग बहुत सामान्य दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पहले से पता था कि शरद पवार ये निर्णय ले रहे हैं। शरद पवार आखिर कर क्या रहे हैं, ये समझने जैसी बात है। अब थोड़ा समय भी मांगा गया है। क्या शरद पवार ने अपनी ताकत दिखा दी और शरद पवार पार्टी पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते दिखाई देंगे? क्या पार्टी में हो रही किसी बगावत को शरद पवार रोकने में कामयाब हो गए? बहुत सारे सवाल हैं, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। लेकिन इस सब के पहले ये समझना भी जरूरी है कि शरद पवार का जो राजनीतिक इतिहास है वो किस तरीके से इस ओर इशारा करता है कि शरद पवार राजनीति के सबसे मंझे हुए खिलाड़ियों में से एक है जो वर्तमान राजनीति को चलाते हैं। शरद पवार ने अपने इस्तीफे में कई भावनात्मक बातें भी कही। शरद पवार ने कुछ दिनों पहले भी इसको लेकर इशारा किया था। पवार ने यह ऐलान पार्टी की बैठक के दौरान किया। शरद पवार के इस कदम को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि शरद पवार ऐसे नेता हैं जो यूं ही कुछ कहते या यूं ही कुछ करते नहीं हैं। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। आइए उनके सियासी सफर के कुछ दिलचस्प कदम आपको बताते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि शरद पवार राजनीति के चाणक्य क्यों माने जाते हैं। शरद पवार महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं में से एक हैं। महज 27 साल की उम्र में शरद पवार विधायक बन गए थे। उनका सियासी सफर 50 साल से भी ज्यादा का है। ऐसे में आज हम आपको उनके सियासी सफर की कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देश के सबसे बड़े नेताओं की सूची में शुमार हो गए। पुणे में जन्म हुआ, मां ने भी चुनाव लड़ा था। 82 साल के शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती में हुआ था। उनके पिता एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में वरिष्ठ पद पर थे। मां स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली
इकलौती महिला थी। पूर्व क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा शरद पवार की पत्नी है। एक इंटरव्यू में प्रतिभा ने बताया था कि शादी से पहले शरद पवार ने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। 1967 से 90 तक शरद बारामती सीट पर काबिज रहे। उसके बाद से ये सीट उनके भतीजे अजीत पवार के पास है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले साल 2009 से बारामती की सांसद हैं। केवल 27 साल की उम्र में शरद पवार विधायक बन गए थे, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में उनके राजनीतिक जीवन में उनको काफ़ी बड़ा पद मिला था। विधायक बनना 27 साल की उम्र में ये छोटी बात नहीं होती है। बेहद कम उम्र में अच्छी पकड़ बना ली। 27 साल के थे तब पहली बार विधायक चुन लिए गए। साल 1967 में वो पहली बार विधायक बने। इसके बाद शरद पवार सियासत की बुलंदियों तक पहुंचे। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंतराव चव्हाण माने जाते हैं। इंदिरा जी से भी बगावत की जो खबर है वो और बात है उसको जानने समझने जैसी है। आज के लोग बहुत कम जानते होंगे, लेकिन शरद पवार की तूती बोलती थी एक समय पर। आपातकाल के दौरान शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत करती थी। इंदिरा से बगावत करने के बाद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी थी। साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली, राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। साल 1980 में इंदिरा सरकार की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। तब 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया था। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार पहली बार बारामती से चुनाव जीते, लेकिन साल 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 54 सीटों पर जीत ने उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति की ओर खींच लिया। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया। राजीव गांधी के दौर में दोबारा कांग्रेस में आ गए थे शरद पवार। साल 1987 में वो वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में आ गए। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। पवार उन दिनों राजीव गांधी के करीबी बन गए। पवार को साल 1988 में शंकर राव चव्हाण की जगह सीएम की कुर्सी मिली। चव्हाण को साल 1988 में केंद्र में वित्त मंत्री भी बनाया गया। 1990 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में 141 पर कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद पवार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। फिर पीएम पद के उम्मीदवार भी बन गए थे शरद पवार। बात साल 1991 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश भर में अजीब हालात हो गए। प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चाएं होने लगी। तब शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आगे आया जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा गया। पवार के अलावा इस दौड़ में नारायण दत्त तिवारी और पीवी नरसिम्हा राव शामिल थे। नारायण दत्त तिवारी साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से पीएम बनने से रह गए। यह मौका दूसरे सीनियर नेता पीवी नरसिम्हा राव को मिल गया, जबकि शरद पवार को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। लेकिन फिर शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वापस भेज दिया गया। सोनिया गांधी से विवाद और फिर कैसे एनसीपी का गठन हुआ है, ये भी जानना दिलचस्प है। ये हाल का घटनाक्रम है। तो आप सोचते हैं एनसीपी तो उनकी बहुत हाल की राजनीति है। बात साल 1998 की है। मध्यावधि लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार विपक्ष के नेता चुने गए, लेकिन साल 1999 में जब 12वीं लोकसभा भंग हुई तो शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। पवार और कुछ अन्य नेता नहीं चाहते थे कि विदेशी मूल की सोनिया पार्टी का नेतृत्व करें, यानी वो खुद नेतृत्व करना चाह रहे थे। इसको इस तरीके से भी देखा गया। पीएम फेस अब वो बनना चाह रहे थे। सोनिया का विरोध करने के चलते पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस से निष्कासन के बाद शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको आप एनसीपी के नाम से जानते हैं, का गठन किया। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी जरूर बनाई, लेकिन साल 1999 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जनादेश न मिलने पर कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बना ली। साल 2004 से साल 2014 तक पवार लगातार केंद्र में मंत्री रहे। साल 2014 का लोकसभा चुनाव शरद पवार ने यह कहकर नहीं लड़ा कि वो युवा नेतृत्व को पार्टी में आगे लाना चाहते हैं। सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे। ये भी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं जो उनके नाम है। शरद पवार के नाम महाराष्ट्र का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पवार 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे और 2010 में आईसीसी के अध्यक्ष भी बने। कैंसर की उनकी जंग, ये भी थोड़ा सा जानने जैसी है। इस जंग को उन्होंने जीता। डॉक्टर ने कहा था केवल 6 महीने जिंदा रहेंगे। शरद पवार ने कैंसर से जंग जीती है। एक टीवी चैनल में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला था। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे। वहां के डॉक्टर्स ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने को कहा था। तब कृषि मंत्री रहते हुए पवार ने 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लिया था। ये बहुत दर्दनाक था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि सुबह 9 से 2 बजे तक वो मंत्रालय में काम करते थे, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते थे।
इतना दर्द होता था कि घर जाकर सोना पड़ता था। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा था कि ज़रूरी काम पूरे कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा था कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी थी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। पत्नी के सामने उन्होंने बच्चे की जो शर्त रखी थी वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, शुरुआत में इसका जिक्र किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी। उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। अजीत पवार उनके भतीजे हैं, लेकिन बेटे से कम नहीं माने गए। लेकिन यही अजीत पवार राजनीति में अब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर कई लोगों द्वारा देखे जाते हैं। अजीत पवार को बहुत प्रेम करते हैं शरद पवार, ये किसी से इनकार नहीं किया जा सकता। एनसीपी के लिए अजीत पवार भी जरूरी हैं, ये भी इनकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार को यही तो माना जाता है मास्टर। वो अजीत पवार को छोड़ते भी नहीं हैं और अजीत पवार की चलने भी नहीं देना चाहते हैं। क्या ये एक सवाल है, ये मैं आपके सामने भी रखता हूं। क्या अजीत पवार का जो दबाव बढ़ रहा था, विधायकों का समर्थन है, अजीत दादा वो कहे जाते हैं, सुप्रिया सुले के भी बड़े भाई हैं, सुप्रिया भी बड़ा सम्मान करती हैं और निश्चित तौर पर बहुत स्वाभाविक उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वो समय आ गया कि शरद पवार हट जाएं और सचमुच में अब अजीत पवार को आगे करें? शरद पवार हटेंगे तो अजीत पवार आगे आएंगे, बात सही है। लेकिन शरद पवार क्या हटेंगे? क्या हटने का उनका सही समय? ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके समर्थक कह रहे हैं नहीं, जयंत पाटिल रो रहे थे, प्रफुल्ल पटेल, तमाम लोग। अजीत पवार कह रहे थे दबाव मत बनाइए, जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा, नया अध्यक्ष उनके नेतृत्व में काम करेगा। इशारा मिल गया, अजीत पवार ही अगले अध्यक्ष हो सकते हैं अगर शरद पवार हटते हैं तो। लेकिन क्या शरद पवार हटेंगे या उन्होंने एक बार फिर बड़ा दांव खेल दिया है? इतिहास तो यही बताता है कि जब जब परेशानी में गिरे शरद पवार, उन्होंने उससे आगे बढ़कर बड़ा दांव खेला है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला